संस्थापक कांसी राम ਦੇ जन्म दिन ਤੇ आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੁਆਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। इस बुत ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜੈ ਭੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। इस मौके पंजाब विधान सभा विच आम आदमी पार्टी के धिर दे आगू नेता हरपाल सिंह चीमा भी शामिल होए। उन्हां दे नाल-नाल इस मौके आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्री रजिंदरपाल गौतम तो इलावा रूपनगर तो विधायक अमरजीत सिंह संधोआ, मास्टर बलदेव सिंह जैतो, जगतार सिंह जग्गा, प्रिंसीपल बुद्धराम आदि भी शामिल होए। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदिआं उन्होंने की कुछ कहा, लो तुसीं भी सुनो। पीटीवी चैनल लई रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी की रिपोर्ट। अभी लगभग 4-5 महीने पहले मैं मानवर कांसीराम साहब के गांव आया था और यहाँ के मैंने देखा कि यहाँ उनकी पहचान की कोई भी चीज़ नहीं है। बाहर से पता नहीं लगता कि ये मानवर कांसीराम साहब का गांव है। तो तभी हमने यहाँ के सरपंच जी से बात की, मानवर कांसीराम साहब के भाई भतीजों से बात की, गाँव के लोगों से बात की कि उन्होंने पूरे देश के अंदर बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया, उनको हुक्मरान बनने का सपना दिखाया, बल्कि उसको साकार भी किया। तो उनके नाम पे कुछ तो होना चाहिए उनके गांव में, उनका पैतृक गांव है। तो उनके सरपंच जी ने गांव के मुझे वादा किया कि हम आपको एक जगह देते हैं, आप लोग यहाँ उनकी मूर्ति लगाइए। तो तुरंत मिशन जय भीम जो एक सामाजिक संगठन है जो बाबा साहेब के रास्ते पर चल रहा है, उसने तय किया कि हम यहाँ मूर्ति लगाएंगे और तुरंत जयपुर से मूर्ति बनवाकर आज वो मूर्ति यहाँ इंस्टॉल हुई है और उसका इनॉग्रेशन हम लोगों ने किया है। तो मैं सबको इसके लिए बधाई देता हूँ, गाँव के लोगों को बधाई देता हूँ, सरपंच जी को भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन और सारे एमएलएज हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ आने के लिए, और साथ ही साथ गांव के लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, इस मूर्ति पे कितना खर्चा है और कहाँ से बनवाई है? ये सारी मिशन जय भीम के साथियों ने चंदा इकट्ठा किया है, सब लोगों ने मिलके मूर्ति लगाना और नीचे का सारा इंस्टॉल ये सारे साथियों ने मिलके किया है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से? नहीं, ये ना आम आदमी पार्टी की तरफ से है ना ये दिल्ली सरकार की तरफ से है। ये मिशन जय भीम जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने मिल के किया है। जैसे इलेक्शन आ रहा है 2022 का, कहीं उसके पीछे वोट राजनीति तो नहीं है कोई? नहीं, वोट की राजनीति नहीं है। और आपने पूरे मंच पे पूरे प्रोग्राम में आपने राजनीति का एक शब्द नहीं देखा होगा, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब एक विचारधारा है और वो विचारधारा जिन्होंने हजारों साल से सदियों से सताए हुए बहुजन लोगों को, जिनकी संख्या लगभग 88% है, उन लोगों को न केवल राजनीतिक चेतना जगाई बल्कि उनको हुक्मरान बनने का सपना भी दिखाया, उसको साकार भी किया। गौतम जी, जो केंद्र सरकार है वो दबाव बना रही है, ये केंद्र की जो सरकार है ये झूठ बोलने में माहिर है। वजह है कि बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनको उनके मित्र बड़े बड़े पूंजीपतियों ने पहले ही खरीद के उनकी ब्रांडिंग की थी, वो सच को दिखाते नहीं हैं और इसलिए वो गलत बयानी कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से देखो, आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, मैं होके आया हूँ पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आप लोग मध्य प्रदेश में चले जाओ, आप केरला चले जाओ, आप लोग कर्नाटका चले जाओ, आप महाराष्ट्र चले जाओ, पूरे देश के किसान इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। शाहजहाँपुर में उनके ऊपर देखो रासुका लगाई है, यूपी में बनारस में रासुका लगाई है किसानों के ऊपर। तो ये किसान केवल यहाँ बॉर्डर पे नहीं बैठे, केवल पंजाब या उत्तर या हरियाणा के किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के हर राज्य के किसान। गुजरात के अंदर मैं भी होकर आया हूँ, अहमदाबाद और गांधीनगर, वहाँ पे भी किसान बड़ी मात्रा में इन बिलों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो मीडिया नहीं दिखाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल किसान विरोध, पंजाब का किसान विरोध कर रहा है। धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बैंक मुलाजिम धरने पे है, मजदूर धरनों पे है, निजीकरण किया जा रहा है हर अदारे का, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि मोदी जी को लगता है कि वो जाति और धर्म की राजनीति से हर बार जीत जाएंगे, इसलिए वो काम की राजनीति को तवज्जो नहीं देते। 2014 का उनका आप याद कीजिए, टीवी पे उनकी पार्टी का जो प्रचार आता था, बहुत हुई महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिला पे वार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गया भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, हर साल 10 करोड़ लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे और 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे हर साल। क्या हुआ? ना रोजगार मिले, और कहते थे 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल 100 रुपये लीटर पहुंच गया। कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कविता आपने सुनी होगी जो पढ़ रहे हैं वो, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन अब पता लगा उन्होंने तो अपने हाथों से देश बेचना था। आज पेट्रोलियम कंपनियां बिक रही हैं, आज बैंक बिक रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बिक रही हैं। आज उन्होंने जितनी भी जो FDI थी डिफेंस में, उसकी सीमा 78% से बढ़ा के 74% कर दी। आज एक भी चीज़ देश की ऐसी नहीं है जो
हमारी नवरत्न कंपनियां जो हजारों करोड़ हर साल कमा के भारत सरकार को दिया करती थी, वो सारी कंपनियां घाटे में करके उनको बेचने का काम चल रहा। रेलवे इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया। मैं आखिर पूछना चाहता हूं कि ये जो 70 साल को कोसते रहते हैं मोदी जी, वो ये बताएं कि उन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में देश को क्या कमा के दिया। बेचने वाले लोग, कोई किसान अगर जमीन अपने बच्चों को दे के जाता है 100 बीघा, तो वो सोचता है बच्चे इसको 100 को 110 करेंगे, लेकिन जो बच्चा उस 100 बीघा जमीन में से 90 बीघा जमीन बेच दे, उस बच्चे को सपूत नहीं कहते। क्या कहते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है सारा काम उसके विपरीत किया है। लोगों को जाति धर्म में बांट दिया है, जाति धर्म पूछ के लोगों की हत्याएं हो रही हैं और किसानों को ऐसे जगह ला के खड़ा कर दिया है जहाँ उनकी आने वाले समय में ज़मीनें भी जाने वाली हैं। मैं समझता हूँ अब पूरा देश मोदी जी को, बीजेपी की पूरी साजिश को और जो उनका RSS का जो एजेंडा है उसको पूरा देश समझ चुका है। उसका जवाब जनता जरूर देगी। घटिया ममता बनर्जी के साथ जो हुआ, क्या ये मतलब बेहद घटिया किस्म की राजनीति देश के अंदर एक ऐसी पार्टी कर रही है जो नाम तो राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रवाद का करती है, लेकिन चारों तरफ उन्होंने भय का वातावरण कर दिया। जहाँ भी वो जाते हैं वहीं पे भय पैदा करते हैं, लोगों को जाति धर्म के नाम पे बांटते हैं। और देखो ये कृषि से संबंधित जो 3 काले कानून बनाए, इन कानूनों को बनाने में मुझे लगता है उन पूंजीपतियों के वकीलों का हाथ है। और ये जो मोदी जी के मित्र हैं, चूँकि वो कानून बनने से पहले उनके मित्रों ने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए, इसका मतलब क्या उनको पहले से पता था ऐसा कानून आने वाला है? जमाखोरी पे तो पहले से एक बंदिश थी, एक सीमा से ज़्यादा भंडारण की किसी को इजाज़त नहीं थी। तो ये बड़े बड़े भंडारण केंद्र कैसे बन गए? ये सीधा सीधा साफ है, ये तीनों कृषि संबंधित काले कानून ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये मोदी जी ने अपने मित्र अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए बनाए हैं। क्या तैयारी है? आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। जो दिल्ली के अंदर जो काम का मॉडल की शुरुआत हुई है, आज पूरे देश को काम की ज़रूरत है, काम की राजनीति की ज़रूरत है। हम लोग राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे। आज पूरे देश में आप देख लीजिए, दिल्ली से सस्ती बिजली पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कहा था बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ़ करेंगे। हमने ये नहीं कहा था बिजली मुफ्त करेंगे, हमने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। हमने बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री कर दी। हम लोग लगातार एक के बाद एक ऐसे काम करते जा रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर, केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया के बजट उठा के देख लो, दिल्ली शायद पूरे दुनिया का पहला राज्य है जिसने अपने टोटल बजट का लगभग 25% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बना दिया कि आज प्राइवेट स्कूलों से लोग एडमिशन कटाकर सरकारी में भर्ती हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा लाना जाएगा, पहला कौन हो सकता है? अभी आप इंतजार कीजिए, समय है, तैयारी चल रही है। हम लोग गाँव-गाँव जाके हमारे कार्यकर्ता, हमारे MLA, हमारे सारे नेतागण अपनी योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जनता के लिए काम करने आए हैं, वो बाकी चीज़ें समय आने पर पार्टी डिसाइड करेगी। आम पार्टी मशहूर है कि आम लोगों को, नीचे वाले जो धरती से जुड़े हैं उन लोगों को टिकटें देती हैं, इस बार कैसा रहेगा? बिल्कुल नीचे के लोगों को देती है। मैं खुद एक वकील पेशे से आया हूँ, कभी राजनीति में नहीं रहा, सोशल वर्कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे आदमी को दिया है तो मैं मानता हूँ बिल्कुल वास्तव में मिलता है। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੈਪ ਲੈ ਗਈ, LOP ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਨੇਗੇ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ 2017 ਦਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ। बस लेकिन कोई माफ़ नहीं है, निगूणा का कर्जा माफ़ किया गया। कैप्टन साहब ने वादा किया 2500 रुपये पेंशन देने का, 2500 रुपये रोजगार पत्ते का, एक भी वादा कैप्टन साहब का पूरा नहीं होया। कैप्टन साहब ने वादा किया कि मैं पंजाब में माफिया राज का खात्मा करूँगा, पंजाब शराब की कारपोरेशन बनावांगे, पंजाब रेते की कारपोरेशन बनावांगे, कोई वादा पूरा नहीं होया। हैरान होवोगे तुसीं कि 1992 तो जो सरकारां हुण तक बणियां नेगियां, 1992 तक पंजाब ते सिर्फ 9000 करोड़ का कर्जा सीगा, जिहदे विचों 6000 करोड़ का कर्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माफ़ करता सी, बेवाफ करता सीगा। 3000 करोड़ का कर्जा रह गया सीगा, जिहड़ा कि वध के हुण 2.25 लाख करोड़ हो गया, 2.25 लाख करोड़ हो गया।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2,48,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 2,73,703 ਦਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਗੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਰੁਪਇਆ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 1712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚੇ ਮਿਥਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਬਜਟ ਰੱਖਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 3 ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 2017 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ 2017 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਾੜ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਆ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਈਵੀਐਮ ਵਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।